बाद में स्टैटिक बता दो, उसके बाद चलते हैं। हमारा भाग 1 हो गया है और भाग 2 हो गया है। वो चल रहा है यहाँ पे चल रहा है भाग 1 में हमें 4 आर्टिकल बताए थे। भाग 1 में कहा गया है उसका राष्ट्रीय क्षेत्र, चारों आर्टिकल देकर बता दो, चारों आर्टिकल देकर बता दो। 1 2 3 4 में क्या क्या है? आगे 1 में क्या है? भारत सैनिक यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। 2 में क्या कहा गया? नागरिकता की तरह नागरिकता में नहीं, नागरिकता तो भाग होता है, भाग में चाहिए आर्टिकल होगा, आर्टिकल 2 में क्या कहा? आर्टिकल 2 में प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना, ये हमारा कहा गया है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 3 में क्या कहा गया? रिवाइज कितनी है? रिवाइज करते हुए चलो, ज़्यादा सही रहेगा। आर्टिकल 3 का कुछ बताया गया था, 5 काम करने के लिए थे। संसद दिल्ली द्वारा क्या कर सकती है? क्षेत्रफल घटावान कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है, एक राज्य का क्षेत्र घटाकर दूसरा राज्य बना सकती है। सब पढ़ने का कौन सा आर्टिकल में? 3 में। 4 में क्या बताया था? किसी राज्य का क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नहीं लाया जाएगा। ये तो साधारण रूप से इसको पारित कर देंगे। भाग 2 में आपको बता रहे उसमें क्या है? आपके नागरिकता के प्रावधान है। बिना कॉपी में देखे ऐसे करके बता दो, नागरिकता के प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11। पहला पॉइंट डालना है 5 से 11। कहाँ से लिए गए नागरिकता के प्रावधान? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। तीसरा पॉइंट नागरिकता से संबंधित कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता हमारे यहाँ एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है? केवल एक देश की नागरिकता और केवल देश की नागरिकता। नागरिकता में 5 से 11 तक के आर्टिकल बताए हैं, इनमें 5 से 8 तक ये बताया है, 9 में ये बताया है और 10 और 11 में ये बताया है। इसको बांट दिया। 9 में कहा गया किसी अन्य देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता समान। 10 और 11 में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। नागरिकता से संबंधित सभी कानून कौन है? संसद है। 5 से 8 तक के जो कॉन्सेप्ट किए गए हैं, 5 में हमारा क्या बताया है? डोमिसाइल के द्वारा नागरिकता। 6 में इंडिया पाकिस्तान से इंडिया को आर्मी माइग्रेट करके 7 में इंडिया के 7 में 8 में इंडिया भारतीय मूल के लोगों उनके बस इनके बारे में बता दो। 6 और 7 के बारे में उनको नागरिकता कैसे मिलती है जो पाकिस्तान से इंडिया में 6 मार्च से कम कोई कुछ डेडलाइन वगैरह 1948 से पहले जो डेट बताओ। 1948 से पहले जो इनके मतलब मम्मी पापा इसी एक जगह से होना चाहिए इंडिया से। वो तो इसको हो जाएगा तो मिसाल मैंने बोला इंडिया से जो पाकिस्तान आए थे उनके लिए कुछ डेडलाइन फिक्स की गई थी। 1948 में था, लेकिन डेट बताओ कौन सी डेट? उससे पहले आ गए तो नागरिकता, उसके बाद में आए तो 6 महीने रहना पड़ेगा। कौन सी डेट? 19 जुलाई 1948। 6 में कहा गया है अगर इससे पहले आ गए तो नागरिक, इसके बाद आए तो 6 महीने रहना पड़ेगा। 7 में कहा गया चाहे इससे पहले आए हो चाहे बाद में आओ 6 महीने रहना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ 8 में हमारे इंडियन ओरिजिन हो जाएगी। यहाँ तक के हो गए, 8 तक हो गए। 8 के बाद देख लेते अगला हमारा कौन सा है? आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब भारत का नागरिक केवल उनमें भारत का नागरिक रहेगा, किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 9 में कहा गया है कि जैसे ही भारत का नागरिक क्या करता है? अगर किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है, अगर किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए, ऐसे में क्या हो जाएगा? उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसे ही भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। भारत का नागरिक वो नहीं रहेगा और इसलिए इसको कुछ नहीं करना, अपने आप उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 59
आर्टिकल है, आर्टिकल ज्यादा क्वेश्चन आएगा। लेकिन वैसे कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को नागरिकता से वंचित करता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? नागरिकता से वंचित करता है। 10 और 11 में सीधी बात कही गई है कि नागरिकता से संबंधित सभी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। बाकी कुछ नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे 5 से 8 तक के, ये सब कॉन्सेप्ट कब लागू हो रहे हैं? उस समय के लिए लागू हो रहे हैं। भारत का विभाजन हुआ, हमारा संविधान लागू हो। आज मानिए हम लोग हैं, हम लोगों को इस आधार पर तो नागरिकता मिलेगी नहीं कि 5 साल से भारत में रह रहे हो, जिनका माता पिता का जन्म भारत में हुआ, ये सब इससे हमें तो मतलब नहीं। हम पाकिस्तान से भी माइग्रेट होकर नहीं आए हैं, ना ही हम यहाँ से पाकिस्तान गए थे, वहाँ से फिर से यहाँ आए हैं। हम लोगों को नागरिकता के आधार पर नहीं मिलती। आज नागरिकता किस आधार पर मिलती है? संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर, और उसको लोग क्या कहते हैं? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम, ये नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया? 1965 में। कई बार संशोधन हुआ है। जो लेटेस्ट संशोधन है वो कौन सा है? 2019 का। 2019 का है और 2023 में लागू हुआ। ठीक है, तो लेटेस्ट वाला 2019 का है। हम इसको देखेंगे आज हमको नागरिकता कैसे नागरिकता मिलती है, किस आधार पर मिलती है? नागरिकता अधिनियम 1965। पहले 9 और 10 11 को एक लाइन में लो, तब आगे बढ़ते हैं। 9 में लिख लो, अनुच्छेद 9 के अनुसार, अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि भारत का नागरिक, अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता, अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है? जल्दी अगला बोलो। अनुच्छेद 10 एवं 11 के अनुसार, अनुच्छेद 10 एवं 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 10 और 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो संसद ने इस अधिकार का प्रयोग किया, एक कानून बना दिया है। कौन सा है? नागरिकता अधिनियम 1955 हमारा मूल कानून। और जो लेटेस्ट संशोधन कौन सा है? 2019। बीच में कई बार हुआ है, तो 1987 में हुआ है, उसके बाद 1992 में हुआ है, 2004 में हुआ है, अभी 2019 में कई बार संशोधन हुए। सब संशोधन मिलाने के बाद हमको वर्तमान में नागरिकता के आधार पर मिली है वो कौन है? पहला हमारा आधार होता है जन्म के आधार, जन्म के आधार। एक आधार नागरिकता संशोधन अधिनियम में होता है कि कुछ लोगों को जन्म के आधार पर यहाँ की नागरिकता मिलती है। दूसरा आधार होता है वंश के आधार, वंश के आधार पर कि किस वंश से पिता माता उनके नीचे जो वंश चले आए, उस आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। वंश के बाद तीसरा एक आधार होता है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता। तीसरा आधार पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता किस आधार पर होता है। चौथा आधार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं देशीयकरण,
इसको अंग्रेजी कहते हैं नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता देशीय कर। और पांचवा पॉइंट होता है इसको बोलते हैं भूमि क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा अगर आपने किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला दिया तो वहाँ के नागरिक क्या हो जाते हैं, हमारे नागरिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से 5 आधारों पर नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान किए गए थे। अब देखो कैसे कैसे करके मिलता है, किसको जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। जन्म कहने का मतलब है जिसका जन्म भारत में हुआ, है ऐसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ उसको क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। हमें बताओ, अगर हमने कहीं जिनका जन्म भारत में हुआ है उस व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मान लिया कि सी जिनपिंग कौन है, चाइना के राष्ट्रपति हैं, माने सी जिनपिंग भारत घूमने के लिए आए और यहीं पर मान लिया उनके बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या उनके बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाना चाहिए? ऐसा नहीं मानना चाहिए। मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ और शर्तें भी होती है। ऐसे सभी लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसके पीछे शर्त ये है, पहली शर्त थी 1950 से 1987 तक जो कॉन्सेप्ट लागू होते थे। 1987 तक एक कॉन्सेप्ट लागू होता था कि ऐसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक तो 1987 तक ये कॉन्सेप्ट चलता था, हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद 1987 तक ये कॉन्सेप्ट चलता था कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ है उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, हमारे यहाँ का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके बाद क्या कर दिया गया, 1987 में संशोधन कर दिया गया और 1987 में संशोधन करने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये कर दिया गया कि अगर स्टार्टिंग से हमारा कॉन्सेप्ट कि ऐसे सभी लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कब तक चलता है, 1987 तक। ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है 1987 कि जितने भी लोग हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है, कहीं के भी हो, अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अमेरिका में आज भी कॉन्सेप्ट यही चलता है कि जिस व्यक्ति का जन्म अमेरिका की भूमि पर हुआ है उसको अमेरिका का नागरिक माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अमेरिका घूमने के लिए गया तो अगर वहाँ पर उनके बच्चे का जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति तो अमेरिका का नागरिक नहीं है, लेकिन उनका बच्चा अमेरिका का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल है। ये वहाँ का कॉन्सेप्ट चलता है। हमारे यहाँ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलता था 1987 तक कि जो लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है संविधान प्रारंभ होने के बाद उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर उनका जन्म भारत में हुआ है। 1987 में तो चेंज कर दिया गया और 1987 में चेंज करने के बाद कॉन्सेप्ट लाया गया कि अब केवल उनके जन्म से काम नहीं चलेगा। अभी कहा गया है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, साथ ही साथ उसके माता या पिता भारत के नागरिक को उसके जन्म के समय ये व्यक्ति कौन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तब उस व्यक्ति को क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी 1987 तक। अब यहाँ पर भी दिक्कत ये होती थी कि जिन लोगों ने भारत की नागरिकता ले ली, जैसे मान लिया पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश 1987 तक बांग्लादेश बन चुका है, मान लिया बांग्लादेश की आर्थिक स्थितियाँ बहुत खराब है तो लोगों ने क्या किया कि भारत के किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद चाहे पुरुष या महिला विवाह कर दिया, उसके बाद उनके बच्चों को कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बाद में इसमें और चेंज कर दिए गए। वर्तमान में जो कॉन्सेप्ट लागू होता है, वर्तमान में लागू होता है कि जिनका जन्म ऐसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। वर्तमान में कॉन्सेप्ट ये चलता है कि उसके जन्म के समय उसके माता एवं पिता ये दोनों कौन हो, भारत के नागरिक हो। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके जन्म के समय उसके माता
एवं पिता भारत के नागरिक हो। इसी में कहा गया है कि अगर दोनों लोग भारत के नागरिक नहीं है तो एक व्यक्ति कौन हो, भारत का नागरिक हो, और दूसरा व्यक्ति जो है वो कौन हो, वो अवैध आप्रवासी ना हो। अवैध आप्रवासी ना, अवैध आप्रवासी का मतलब ये होता है कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश से आया है, अन्य देश से बाकायदा एकदम सही सलामत वीजा वगैरह लेकर आया हो, ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे इलीगली चले आए, तो इलीगली के तौर पर उसको क्या माना जाएगा, अवैध प्रवासी। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएगा। तो कोयला वाले कौन है, तो पाकिस्तान से कोयला आई थी, सीमा हैदर, नाम था सीमा हैदर, तो कहाँ से आई थी, पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आई थी। तो उनको क्या माना गया, अवैध आप्रवासी माना गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, जमानत पे इसको बाहर है। तो वो अब वो शादी करके पर कोई अगर लीगली प्रूफ दिखा दे वो बात अलग है, लेकिन अभी ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो कैसे है, अवैध आप्रवासी है, तो एक और दूसरे उनके हस्बैंड है वो भारत के नागरिक नहीं है। ऐसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है वर्तमान में, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके जन्म के समय उसके माता एवं पिता दोनों भारत के नागरिक हो, और दोनों अगर नहीं है तो एक भारत का नागरिक हो और दूसरा व्यक्ति अवैध आप्रवासी ना हो। क्लियर, ये हमारा जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। तो वर्तमान में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है, सारे संशोधनों का निचोड़ इसमें ये है कि उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी चाहे दुनिया के किसी कोने में उसका जन्म हुआ हो। इसके पहले कोई नहीं कि भारत में ही जन्म हुआ, उसका जन्म दुनिया के किसी भी कोने में हुआ, और वही जीवन यहाँ पर भी लागू हो जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में हुआ हो, लेकिन अगर उसका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट कौन सा लागू होता है कि अगर उसके जन्म के समय माता एवं पिता भारत के नागरिक है तो उनको क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दोनों नहीं है, एक नागरिक हो और दूसरा अवैध आप्रवासी ना हो, जन्म के आधार पर। क्लियर कितनी बात। दूसरा हमारा कौन सा है, वंश के आधार पर। वंश के आधार की बात करें 1992 से पहले और 1992 के बाद, ऐसे दो कॉन्सेप्ट हमने देखे। 1992 से पहले क्या कॉन्सेप्ट चलता था, ऐसे लोग जिनके माता या पिता दोनों नहीं, एक व्यक्ति कौन, पिता, ऐसे लोग जिस व्यक्ति के पिता कौन हो, भारत के नागरिक हो, ऐसा बच्चा जिसके पिता भारत के नागरिक हो, उसका जन्म दुनिया के किसी कोने में हुआ हो, उसको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, 1992 तक ये कॉन्सेप्ट चलता था। 1992 के बाद इसको थोड़ा सा जेंडर के हिसाब से कुछ चेंज कर दिया गया और कह दिया गया 1992 के बाद कि ऐसा बच्चा जिसका दुनिया की किसी भी कोने में जन्म हुआ हो, अगर उसके माता या पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक है, उसको क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, वंश और जन्म में अंतर ये होता है कि अगर जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता की बात करें तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, समझ रहे, तब उसको नागरिक माना जाएगा। अगर उसके माता या पिता भारत के नागरिक है, अगर एक नागरिक है तो दूसरा अवैध प्रवासी ना है। यहाँ पे ये कहा गया उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी हुआ हो। वंश के आधार पे होता है दुनिया के किसी कोने में उसका जन्म हुआ हो, बस उसके जन्म के समय 1992 से पहले कहा जाता था पिता, अब कहा जाता है माता या पिता, दोनों में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। जैसे मान लिया कोई एक व्यक्ति है वो IAS अधिकारी है, एक व्यक्ति IAS अधिकारी है, तो ये कौन होगा, सीधी सी बात है भारत का नागरिक। इसको IAS अधिकारी, IAS इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। मान लिया ये IAS अधिकारी है और इसको हमने राजदूत बनाकर भेजा है, और ये क्रोएशिया में राजदूत है, क्रोएशिया में हमारा राजदूत है। क्रोएशिया यूरोप का एक देश है, क्रोएशिया में ये राजदूत बना हुआ व्यक्ति है और क्रोएशिया में ही इसके बच्चे का जन्म हुआ है। तो ये भारत की भूमि पर तो हुआ नहीं इसके बच्चे का, इसका बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, क्रोएशिया में हुआ, लेकिन इसके जन्म के समय इसके माता या पिता में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक है। तो ये व्यक्ति किस आधार पर भारत का नागरिक बन जाएगा, वंश के आधार। हम लोगों को नागरिकता कौन से आधार पर मिलती है, जन्म और वंश दोनों के आधार पर मिल जाती है। हम लोगों का जन्म तो यही हुआ है, सामान्यतः तरीका यहाँ हुआ है, तो हम सब लोगों का जन्म
यहीं पर हुआ है और हमारे जन्म के अंदर माता एवं पिता भारत के नागरिक ही थे और कुछ लोगों के अगर एक नागरिक है तो दूसरे अवैध आप्रवासी नहीं होंगे। ऐसे लोगों को कौन सा आधार मिला है? जन्म के आधार। हम सब लोगों को मेरे ख्याल से इसी आधार पर मिलेगा, ठीक है, इस आधार। दूसरा मान लिया कौन सा? वंश के आधार पर कहीं भी उसका जन्म हुआ, बस उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, किस आधार पर मिलेगी? वंश के आधार पर। दोनों में अंतर समझ गए कि जन्म और वंश में अंतर क्या होता है? जन्म का आधार होता है भारत के राज्य क्षेत्र में और वंश का आधार होता है दुनिया के किसी भी। ये हमारे दो आधार होते हैं, जन्म और वंश। तीसरा कौन सा है? रजिस्ट्रेशन के द्वारा। रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे होती है? अब इसको देखें पहले एक फेडरल नागरिकता अधिनियम, लेकिन लाइन में इसको वर्तमान में क्या सकता है? फेडरल नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 पहला पद जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता। और इसमें धारा है नागरिकता अधिनियम की धारा 3। धारा अगर बात धारा पूछे तो धारा क्या है? यह 3, यह 4, यह 5, यह धारा 6 और यह धारा 7। संविधान में आर्टिकल होते हैं, कानून में धाराएं होती है, ठीक वही है जो संविधान बेसिक संविधान में कानून नहीं है, अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित किसको करते हैं? सब कानून को ही तो करते हैं। तो संविधान ही हमारा कानून नहीं है, तो संविधान की धाराएं उसको आर्टिकल बोलते हैं और बाकी कानून में क्या होती है? धाराएं होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? धारा 3 को धारा 3 के अनुसार, धारा 3 के अनुसार ऐसा व्यक्ति, धारा 3 के अनुसार ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म, जिसका जन्म, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में, जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, किंतु उसके जन्म के समय, किंतु उसके जन्म के समय उसके माता एवं पिता, किंतु उसके जन्म के समय उसके माता एवं पिता भारत के नागरिक हो, उसके माता एवं पिता भारत के नागरिक हो, या माता एवं पिता में से, या माता एवं पिता में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध आप्रवासी, अवैध आप्रवासी ना हो, दूसरा अवैध आप्रवासी ना हो, माइग्रेट कहते हैं। तो लीगल नहीं होना चाहिए। लीगली अगर वहाँ से आया बैक डॉक्यूमेंट से ज्यादा तब उसको मान लिया जाएगा। अगर इलीगल आया है तब उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलने में कठिनाई होगी, ठीक है। हालांकि और भी कई तरीके के कानून ऐसा नहीं, पर यहाँ पे देखिए बात गलत, और भी कई तरीके के कानून गाँव होते हैं उसके साथ मिल जाती है, एक दो बात अलग होती है। दूसरा कौन सा जो दूसरा जो वंश के आधार पर, वंश के आधार पर
है पूरा, ठीक है। ये पूरा ऐसा करके हमारा संविधान, सर्वोच्च विधान, ऐसे करके हमारा कानून है, सर्वोच्च विधान है। अब जितने भी हमारे विधान होंगे वो इस विधान के अंतर्गत ही बनेंगे। संसद हमारी कानून बनाती है तो संसद कानून बनाती है, उसमें पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऐसा इन्हीं को धाराएं बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अभी तक हमारी करते थी भारतीय दंड संहिता IPC या इसको धारा, IPC की धारा ये, IPC की धारा वो, अब ये ना चलती है। तो धारा जो पूरा हमारा कानून है उसकी धारा को लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। बाकी की जो इसके अंतर्गत कानून बन रहा है उसको लोग धारा कहते हैं। इससे अगर इसको भी आर्टिकल कहने लगेंगे तो इसमें लोग इतना नहीं रह जाएगा। अच्छा, मतलब संक्षेप में ये है कि नागरिकता अधिनियम के जो पॉइंट है उसके पॉइंट है, उसमें ये पॉइंट कौन सा वाला, ये वाला धारा, ये तो धारा दो इसकी व्याख्या बताइए, वो चीजें अलग है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा धारा 3 तीसरे नंबर पर बात दिख रही है तो कहते हैं जनता, चौथे नंबर पर बात दिख रही है ये वाली है, 5वें नंबर पर ये वाली है, जो पॉइंट बनाना लिखे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं धारा, सेक्शन जिसको कहते हैं सेक्शन, ठीक है। तो वो हमारे सेक्शन होते हैं। अब लोगों को वंश के आधार पर धारा 4 फ्री में आपसे पूछी जा सकती है, मेरे नाम पर नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, फ्री में मेरा पूछिए फिर वाले अगर बाय चांस पूछे या ऐसे आधार पर लिख दिए और जब धारा लिख के मिलाने के लिए दे दिया तो ये चीज है। मेंस में बहुत सी ऐसी होती है, ऐसे तो मेंस में आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाते हैं, ये चीज ज़्यादा जरूरी रहती है। कुछ जरूरी नहीं आपको सारे फैक्ट आ रहे हैं, आप सारे फैक्ट नहीं बस आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन का फ्लो ऐसा बने कि हाँ एकदम एग्जाम पढ़ रहा तो रुके ही ना, पढ़ता ही चला जाए, तब जो है वो उसके नंबर अच्छे मिलते हैं। जैसे मान लिया हम लोग मूवी देखते हैं, पहले लोग मूवी देखते हैं, मान लिया रात में मूवी आ रही है, चल रहा है और पहले रात के 9 से 12 तक मूवी आ रही है, दूध का कप, ठीक है। अब मूवी चल रही है, आप पता लगे बैठे उठे सब लोग देख रहे हैं, 2 लोग सो गए, 2 लोग सो गए, बाकी लोग 2 ने पूरी मूवी देख ली। सुबह उठेंगे छोटा सा बचपना होगा तो यहाँ इनको बताएंगे कि हाँ बाद में देखिए साहब ने क्या किया, ठीक है। तो पूरी कहानी याद रहती है, पूरी कहानी उसको बता देंगे कि पूरी कहानी टुकड़ों टुकड़ों बताएंगे तो हमें इंटरेस्टिंग क्यों लगी, क्योंकि स्टार्टिंग से लास्ट तक उसका फ्लो पूरा क्या था, अच्छा। कई बार देखते मूवी अच्छी है घंटा इसको बंद करते हैं, आधी देखी आधी बंद कर देंगे बाद में, तो वही क्या है हम क्वेश्चन आपका फ्लो में अच्छा है और जो मजा आ रहा है तो एग्जामिनर आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा और अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया तो मान के तो आपके नंबर अच्छे देगा। अब क्वेश्चन अगर उसने बीच में छोड़ दिया या बोरिंग हो गया तो उसने पूछा नहीं ठीक है अच्छा दे क्या लिखा तो सीधी का नंबर क्या देगा, तब उसको हम कैप्चर कर लिया अपने हाँ तो भले यहाँ फ्लो है ठीक है। ये एग्जाम ये नहीं देखता कि हमने फैक्ट कितने दिए, जैसे कि आपको तो 3 स्टेप में आपकी परीक्षा है, पहला कौन सा है प्री, दूसरा कौन सा है मेंस, तीसरा कौन सा है इंटरव्यू। ऐसे 3 एग्जाम होते हैं। आपकी जो मेन नॉलेज है कहाँ देंगे इसमें प्री में देंगे कि आपकी याद करने की कैपेसिटी कितनी है, अरे यही तो देखना चाहता प्री में कि आपकी याद करने की कैपेसिटी कितनी है। दूसरा मेंस इसका ये देखते हैं कि आप किसी चीज को डिलीवर कैसे कर पाते हैं, ये देखते हैं आप हो इंटरव्यू और ज़्यादा ज्ञान की परीक्षा नहीं क्या क्या सोचते क्या है किसी चीज़ के बारे में, सोचते क्या पहले का माइंड आपको कितना चल रहा है कि जैसे जैसे पूछा आप उसका उत्तर कैसे करके दे रहे हैं। यहाँ पे तो मिनट 2 मिनट सोचने का मौका है, यहाँ पे आपको मिनट 2 मिनट सोचने का मौका नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे 2018 में 19 का था नहीं 21 का मेंस का है लिखा उसमें उसको मेन तो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्री मेंस परीक्षा उसका एथिक्स का केस स्टडी का क्वेश्चन है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद प्री मेंस क्वालिफाई करके आप जो है इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आपकी किसी परिचित महिला का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, ऐसे कि आप ये करें वो करें तो क्या करेंगे क्या करेंगे उसको किसी एम्बुलेंस बुलाएंगे और उसको बिठाएंगे और हॉस्पिटल दे दिया। दूसरा विकल्प है कि उसको एम्बुलेंस में बिठाएंगे उसको क्या हमें को मतलब जब ये जाए इतनी मेहनत करिए तो निकाला पैसे निकाला देने जा रहे हैं ना हुआ तो ठीक है। ये तो ये तीसरा उसमें क्या है, तीसरा ये है कि उस महिला को लेकर उसके कहाँ पहुँचेंगे, हॉस्पिटल पहुँचेंगे और उसको ट्रीटमेंट करवा उसको एडमिट करवाएंगे, उसके बाद आएंगे अपना इंटरव्यू देंगे। रिस्क है, तीसरा रिस्क है और सब विकल्प बढ़िया रहेगा। एम्बुलेंस उठा के आप उसको एम्बुलेंस भेज देंगे हम चले जाएंगे, यही तो सही है। मतलब यहाँ से तुरंत अगर यहाँ
पे इंटरव्यू देने जाएंगे तुरंत आपसे इंटरव्यू बोर्ड का व्यक्ति आपसे क्या कहेगा, क्वेश्चन करेगा, मतलब आप एक ऐसे अधिकारी बनना चाहते हैं जो जमीनी स्तर पे काम कर करके ऑफिस में बैठ के अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देगा, ये करो वो करो, वैसा करो वैसा, अपने आप को समझ रहे। आपने अगर विकल्प चुना है कि हम उसको एम्बुलेंस बिठाएंगे, हम उसको भेज देंगे, वो चला जाएगा तो एम्बुलेंस वाले लेंगे, मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी किसको थोप दी, उस एम्बुलेंस वाले को थोप दी। ठीक है, आप आराम से ऑफिस बैठ के अपना काम करेंगे। बोले तो आपने रिटन में अगर ये लिखा है तो नंबर कम देगा, और आपने इंटरव्यू में अगर ये बात बताई तो तुरंत काउंटर क्वेश्चन करेगा। आप ऐसे अधिकारी बनना चाहते हैं जो ऑफिस में एसी रूम में आराम करके आदेश देना चाहता है। ठीक है, तो अन्य कुछ करे ना करे, लेकिन वहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आंसर देना है कि सर मैं तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचूंगा। ठीक है, तो उनको हॉस्पिटल लेके पहुँचूंगा, एडमिट कराऊंगा, उसके बाद अपना इंटरव्यू देने आऊँगा। रियल में करे ना करे वो बात अलग है, करेगा नहीं कोई। ठीक है, पहले ना करे अपना इंटरव्यू, ये तभी आपने बता दिया कि हाँ पहले उसको एडमिट करें। बहुत से लोग तो बोले ना आपको ना भैया पहले 10 मिनट अंदर जल्दी से पहुँचे तो आओ मेरे का इंटरव्यू देके आए हैं, ये तो सोचे नहीं सोचे। आपने तभी थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोच किया, लेकिन आपको पहले सिविल सर्वेंट इससे भी आगे सोचना कि आपको अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं थोपनी है कि एम्बुलेंस वाला आपका एम्बुलेंस वाला लेके गया ना भाई, ये तो रिस्क है। ऐसे आपको बाद में करना है, कुर्सी मिलने के बाद करना है, वो काम अभी करो, क्या दिक्कत है? अरे नहीं करता नहीं है कोई, क्योंकि पहले सीधी बात है, अगर समय है इतना अब तो बात अलग है, वरना अगर समय कम है ऐसे क्या करें, पहले अपना इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके बाद जो है आगे का देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, क्या तुरंत उसको क्या करेंगे, तुरंत उसको हॉस्पिटल देंगे। ठीक है, जैसे सिविल सर्वेंट ऐसा सोचना है, करे ना करे तो बात अलग है। तो यही चीज होती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना, ये कहाँ है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन में मतलब आपको अगर सिविल सर्वेंट पीडी अगर आपको एक आम आदमी की तरह नहीं सोचना कि आम आदमी जैसा कर रहे हैं वैसा ही करना है, भाई आम आदमी से अलग हो, आपके लिए इतने अधिकार मिलेंगे, आपका चाहे 20 पंचायत आई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी नहीं होती और बहुत बड़े अधिकार होते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितने ज़्यादा अधिकार मिलेंगे उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। सीधी सी बात है, यहाँ पर आप केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे, बिना हमको इंटरव्यू देने जाएंगे नौकरी लैंग्वेज हो, केवल अपने बारे में सोचेंगे, आपको सोसाइटी बारे में ये चीज़ इसी तरीके से क्वेश्चन बना है सर 18 या 19 का 20 के कोई साथ क्वेश्चन एथिक्स का कोड का केस स्टडी का क्वेश्चन तो आगे देखना ये सब देखा तो उसमें हमने देखा था देखिए बस के आधार पर तो धारा क्या होती है, यही चीज होती है धारा। अगर बस के आधार पर भारत क्या है, देखो किसी व्यक्ति का जन्म, बात में ऐसे लोग किसी व्यक्ति का जन्म दुनिया के किसी कोने में हुआ हो, किसी व्यक्ति का जन्म दुनिया के किसी कोने में हुआ हो, उसको भारत का नागरिक, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा यदि यदि उसके जन्म के समय, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से, उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति, उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। आप लोग अपनी तैयारी में हो तो केवल प्री को फोकस करके मत रहो, अपने ऑनेस्टी का मतलब प्री मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल पर तैयारी करो। मतलब वैसे आप अगर इंटरव्यू की बात करें या फिर आपसे मेंस या एथिक्स वगैरह की बात करें तो एथिक्स में बहुत से क्वेश्चन आपसे केस इंटरव्यू की तात्काल में किताब आपको बेसिक मिल जाएगा, बेसिक मिल जाएगा। लेकिन जो एथिक्स वगैरह है आप रियल में जो एग्जाम
मुजफ्फरपुर को पड़ता है। मुजफ्फरनगर में यहाँ पे ऐसा लिखी हुई है क्या? मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर की एक सीओ है ऋषिका सिंह शायद उनका नाम है, सीओ बोलते। तो उन्होंने क्या किया, जब अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी तो उन्होंने वहाँ पर कुछ महिला कांवड़ियों के बिहार को पैर दबाए थे। तो बहुत विवाद हो गया इसमें, तो बहुत कुछ लोग कह रहे थे सही बात है, उसको गलत बात है। अच्छा, आपसे अगर ऐसे सीधे पूछा जाए कि बताओ ये आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्यों पूछ लिया जाए या किसी स्टेडियम की अगर आपसे पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे, सही है कि गलत है? सही है, गलत है। कैसे गलत है, कैसे सही है? इंडिया का कोई स्टेट का रिलीजन तो है नहीं सर, अगर सेकुलरिज्म को फॉलो करना है तो हर किसी रिलीजन के ऊपर ही रीड करना चाहिए। हिसाब से जैसे कि जैसे अगर कोई मैंने आपको कहने का है कि इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है और उसको सेकुलर यानी कि धर्म से एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए। और अगर उन्होंने अगर मतलब ये इस तरीके से कार्य किया तो ये तरीके से धर्म विशेष के प्रति लेकिन वो एक पर्सनल रहेगी व्यक्तिगत ओपिनियन आपको पद से अलग होकर दिखाने होंगे, पद पे रह के नहीं दिखा। तो मतलब जैसे कहने में कि वो एक व्यक्ति ऋतु है, तो व्यक्ति के तौर पे हमारी आस्था है भाई, ये स्टेट हमारी आस्था नहीं है, ये स्टेट हम आस्था नहीं दिखा सकते। मतलब मैंने कहा कि ये स्टेट हमारा कोई धर्म नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमारा धर्म है, तो हमें व्यक्तिगत तौर पर मान लिया उसके सही बात है, तो सही है, सही है, सही है। आप भाई आप सही है, तो सही किस तरीके से इसी संदर्भ में देखिए, आपको एक तरफा नहीं सोचना है, ठीक है? आपको यस या नो में नहीं सोचना, या ऐसा कार्य सही है या ऐसा कार्य गलत है, आपको बीच की पोजीशन पे लेके चलना है। और दूसरा इसको भी बताना, तो ये की और अभी 4-5 दिन हो गए बरेली के पास में एक कस्बा है बहेड़ी, सुना ठीक है? बहेड़ी के एक टीचर है एमजीए इंटर कॉलेज के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, उसके टीचर है रजनीश गंगवा। उन्होंने कविता सुनाई थी ऐसे करके कि वो कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का बीज जलाना, कविता सुनाई थी। उससे बहुत विवाद हो गया, लास्ट में उन्हें माफी मांगनी पड़ी कि हाँ ये गलत हो गया, नहीं गलत है, सही था उनका। मतलब उन्होंने कहा कोई बात कह रहे हैं कि कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का बीज जलाना, ये इस तरीके से मतलब कविता पूरी सुनेंगे उसका भाव सही नहीं है, उन्होंने सही बात कही है गलत बात कही? मतलब ये तरीके से कर सकते हैं, मतलब उन्हें नहीं कर सकते, ठीक है? देखो ये क्यों है, आपको सभी चीजें साथ में लेके चलनी है, धर्म भी साथ में लेके चलना है और कानून व्यवस्था भी साथ में लेके चलनी है। इस उन्होंने कहा ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना, मतलब कि मतलब कह रहे कि उन्होंने धर्म को एक साइड में कर दिया और ज्ञान को एक साइड में कर दिया, मतलब ये वाला सब पॉजिटिव है और ये वाला सब नेगेटिव है। ऐसे तो कह रहे थे, ये तो कहने का मतलब है कि धर्म मतलब नेगेटिव, ज्ञान मतलब पॉजिटिव। आपको बीच की पोजीशन लेके चलनी है, ठीक है? आप लोगों को बीच की पोजीशन लेके चलनी है कि धर्म अपनी जगह पे लेके चलना है और ज्ञान अपनी जगह पे लेके चलना है, ठीक है? दोनों चीजों को साथ में लेके चलना, ऐसा नहीं कि इसको पति त्याग दे और इसको ये लेके चले। अपनी संस्कृति जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी आपको किताबी ज्ञान। खाली किताबी पूरा होकर रह जाएंगे, समाज में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपनी संस्कृति का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी। तो दोनों चीजें लेके चलिए, मतलब ये नहीं कि इसको इग्नोर करें कि जो हाँ पहले पढ़ाई लिखाई बाद में, पहले सब घूमने फिरने, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी। ये आस्था है, आस्था और संस्कृति को भी लेके चलना है, साथ में ज्ञान को भी लेके चलना है। दूसरा हमारा ये क्वेश्चन था मुजफ्फरनगर वाला के, मुजफ्फरनगर के सीओ है, उन्होंने अगर व्यक्तिगत रूप से अगर ये कार्य किया तो भी ठीक है, लेकिन उनको ये कार्य एक पुलिस भर्ती में नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब वो एक पुलिस भर्ती में ये कार्य कर रही है मतलब उन्होंने एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है तो मतलब एक स्टेट को ऐसा दिखना चाहिए कि धर्म से क्या है, न्यूट्रल, ठीक है? धर्म से न्यूट्रल है। नहीं धर्म हमारे स्टेट है, स्टेट हमारे ये कांवड़ यात्रा हो या फिर कोई दूसरा भी अगर कोई धर्म का कोई तो राज्य सभी धर्म के लोगों को प्रमोट करेगा, जितना कांवड़ यात्रा को प्रमोट कर रहा है धर्म को प्रमोट करेगा। आनंद मार्ग की इसमें सब तो इसका तो आनंद मार्ग
दर्शन अभी से हम लोग आगे आएगा 25 से 28 तक हमारे धार्मिक अधिकार दिए गए, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है हमारी प्रथा से चली आ रही, परंपरा से चली आ रही, तो वो हमारे धर्म का हिस्सा है या नहीं है, ये पार्ट ऑफ रिलीजन है। तो इसको कौन डिसाइड करता है? इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारी परंपरा से चली आ रही है, तो हम उसको एक तरीके से धर्म का हिस्सा मान लेते हैं, पार्ट ऑफ रिलीजन मान लेते हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं है। अभी ये बात हम उठा था जब केंद्र में एक प्रथा समाप्त हुई, इस्लाम में 3 तलाक की प्रथा समाप्त हुई, ठीक है, तो 3 तलाक की प्रथा समाप्त की गई है, तो उसको इस्लाम के जमाने में उसको क्या कहता है कि हमारे रिलीजियस पार्ट का हिस्सा है, धार्मिक पार्ट का हिस्सा कहा था, लेकिन 3 तलाक धार्मिक पार्ट का हिस्सा नहीं, ठीक है। तो ये चीज काफी टाइप से होता है, 3 तलाक में काफी टाइप से होता है। हाँ, 3 तलाक अलग अलग तरीके से होता है। जो ये तलाक किया जाता है उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, इसी चीज को मैं किया गया है। सर इस्लाम में कॉन्सेप्ट है वो फिर 1 महीने के बाद दूसरा तलाक हाँ, उसको हलाला तलाक बिगड़ वगैरह बोलते जी हैं। नहीं सर, हमने मतलब आज हमने तलाक दिया है, फिर उसके 30 दिन पूरे होने के बाद दूसरा तलाक हो, फिर उसके तीसरे मतलब उसके 30 तलाक बिगड़ उसको कहते हैं, तलाक बिगड़ कहते हैं, तो वो वैध है, वो कहता है वो वैध है, उसको इलीगल है। जो जैसे जैसे मान लिया रात में तुमके में दारू पी लिया है, बस जरा तक खाना नहीं का, अच्छा तुमने यहाँ टाइम से खाना नहीं दिया, क्या तलाक तलाक तलाक, बस ठीक है। तो सुबह पता चले ये गलत हो गया, फिर तुम्हें को किससे पता हुआ है? धर्म से पता हुआ है। तो ये चीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा सुधारा गया है, चीज़ों को सुधारने के धर्म का हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं है। तो पार्ट ऑफ रिलीजन बहुत एकदम बहुत बड़े स्तर की चीज़ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि हम उसको धर्म से जोड़ नहीं सकती है, लेकिन धर्म से जुड़ी चीज़ें जैसे बच्चे कांवड़ यात्रा निकल रही है, कांवड़ यात्रा पे अब डीजे सिस्टम चलता है, ठीक है, क्या डीजे सिस्टम अगर कांवड़ यात्रा चले धर्म का पार्ट नहीं, ठीक है, क्या ऐसा पहले कि आज से 10-20 साल पहले कांवड़ यात्रा तो सैकड़ों वर्षों की जो परंपरा है, हमें उसको ध्यान दें। हमारे पिताजी जाते थे, अब तो नहीं जाते, जब हमारे पिताजी आते थे तो उस समय ये कुछ नहीं करता, आराम बहुत सहूलियत के साथ जाते थे और सहूलियत के साथ चले जाते थे। इसको बैन नहीं कर सकते, इसको बैन नहीं कर सकते। ऐसा हो जाता है कि जिस चीज़ को हमारा समाज मान्यता दे देता है, तो उस चीज़ को बंद करना बहुत कठिन कार्य होता है। तो हमारे जितने कानून वगैरह है, कानून हमारे सामान्यता समाज के हिसाब से चलते हैं, तो हम उसको समाज में मान्यता दे रही है इस वजह से। और ये चीज़ होती है गलत, कोई चीज़ होती है उसकी अति गलत होती है, अति गलत मतलब एक्सट्रीम, जरूरत से ज़्यादा, कोई चीज़ जरूरत से ज़्यादा हो तो गलत हो जाएगी। तो अगर बड़ा मतलब मनोरंजन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा का मनोरंजन किसी चीज़ का हो रहा है उसको होटल वगैरह वो गलत है, ठीक है, वो चीज़ गलत है। तो वही चीज़ है, वो चीज़ और कोई चीज़। तो ये चीज़ अगर बाई चांस से केस स्टडी वगैरह पे या इंटरव्यू वगैरह इन चीज़ों पर थोड़ा सा सोचा करो। और एक जगह जैसे एक टेक्नोलॉजी का यूज किया हो किस तरीके, एक जगह चैट जीपीटी, चैट जीपीटी पता है, समझ किया आपको बढ़िया चीज़ है। तो इसमें हमारे किसी चीज़ का आपको ओपिनियन लेने हो कि यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, किसी चीज़ को आपको लगी नहीं है, आपको लगा ये चीज़ सही तो है, ये चीज़ गलत तो है, लेकिन आप स्वयं के व्यूज नहीं आ रहे हैं कि अगर आपसे सामने वाला पूछे कि ये चीज़ गलत है, क्यों गलत है, आपको व्यूज नहीं मिल रहे हैं, या अगर ये चीज़ सही है तो क्यों सही है, इसके आपको व्यूज नहीं मिल रहे, तो तुरंत ये अपने गूगल बाबा के ही है, गूगल बाबा के ही है चैट जीपीटी, तुरंत जैसे पूछो कि हाँ ये वाली चीज़ है, इसकी बताओ ये चीज़ सही है कि गलत है, तो उनको पता ही नहीं कि हाँ ये चीज़ ऐसे से करके तुरंत अपना क्वेश्चन करो। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तुरंत करें हाँ आपका सोचना सही है, इसके ऐसा ट्राई करते हैं पता सही से लगभग काफ़ी हद तक काफ़ी सही बताएंगे, हम चलाते हैं इसको, इसलिए बता रहे हैं बहुत चीज़ें ऐसी होती है, कई बार हमें पॉइंट्स नहीं मिल रहा है कि हम इसकी क्या सोचे, क्या देखें, क्या बताएं, कई बार गलत बता देता है, क्योंकि ये क्या है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके काम करता है, डेटा पे काम करता है, ठीक है, तो हमारे डेटा की क्वालिटी कितनी बढ़िया है क्या हमको पता है, समझते ये किसका काम करेगा, ये डेटा पे काम करेगा, और डेटा पे अगर काम करेगा तो उल्टा सीधा बता देगा। जैसे मान लिया हमने कई बार हमने सर्च किया, अभी 70वीं बीपीएससी का हमने मेंस लेके आया, ठीक है, तो हमने से 2-3 बार पूछा कि 70वीं बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है, तो कौन से का बता देगा, 70वीं का बता देगा कि 70वीं मेंस का परीक्षा का नाम ये परीक्षा नहीं हुई है, तब उसको दोबारा बताएंगे कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा 2024 के बारे में 2025 के बारे में पूछ रहे हैं, तब बताएंगे कि अच्छा नहीं पूछ रहे हैं ये अप्रैल इसका मेंस हुआ था, अब इसकी डेट की कोई तब सही बताएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है, और डेटा की कैसी क्वालिटी है हमारे, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये
मतलब ये कह सकते हैं कि असिस्टेंट के तौर पे, मतलब ऐसा नहीं कि बस बाकी सब किताबों साइड में यही सब कुछ सही है, ये एज ए असिस्टेंट हम इसको यूज कर सकते हैं, वो चीज़ अगर कहीं भी पॉइंट्स ना मिले तो हम इसको यूज कर सकते हैं ऐसे। तो बस केवल फैक्ट के तौर पे भी इसको सही नहीं मान सकते, हम लोग थोड़ा सा डिटेल के तौर पे अगर देखें तो हम इसको काफ़ी अंतर सही ले सकते हैं। तो उसका यूज किया करो, काफ़ी चीज़ें अंतर तैयारी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, यूज करके देखना चाहिए। बस के आधार पर आगे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता भारत की कैसे लगती है। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे लगती है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिलने की बात करें, जैसे मान लिया उपचार का एक एग्जाम्पल ले लें, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जानते हैं राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी कहाँ की रहने वाली थी, भारत की तो थी नहीं, ये मूल रूप से इनका जन्म कहाँ हुआ है, इटली में हुआ है। राहुल गांधी की ननिहाल कहाँ है, इटली में, तो जबकि ननिहाल रहना हुआ कहाँ जाते हैं, इटली चले जाते हैं। तो सोनिया गांधी कहाँ की है, इटली की है। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। इनका राजीव गांधी कहाँ के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे। तो जब राजीव गांधी भारत के नागरिक थे, सोनिया गांधी इटली की नागरिक है, विवाह इनके साथ हो गया है, तो सोनिया गांधी इटली की नागरिक बनी रहेंगे तो भारत की नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन जन्म के आधार पर तो मिलेगी नहीं, बढ़िया, तो इनका जन्म तो भारत के नागरिक से हुआ नहीं, वंश के आधार पर भी नहीं मिलेगी। मम्मी पापा में से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है जन्म के समय, तो कैसे करके मिले, वो कैसे करके रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, वो कैसे मिलेगी, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे मिलती है, अगर किसी विदेशी व्यक्ति ने, किसी विदेशी व्यक्ति ने क्या किया है, किसी भारतीय व्यक्ति के साथ विवाह किया, अगर किसी विदेशी व्यक्ति ने किसी भारतीय व्यक्ति के साथ विवाह किया है, ऐसे में उस विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती है। इस व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब ये नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, तभी इसको मिलेगी। अप्लाई करने की कुछ शर्तें होती हैं कि ये व्यक्ति नागरिकता के लिए तभी अप्लाई कर सकता है जब अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 वर्ष से भारत में रहे, ठीक है। अब सोनिया गांधी का विवाह हुआ, तो सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता कब मिलेगी, मतलब 7 वर्ष के बाद मिली होगी, जब वो यहाँ पे आ गई होगी 7 वर्ष तक ये लॉन्ग टर्म वीजा पे रही होगी, और 7 वर्ष के बाद इनको क्या हो गया होगा, भारत की नागरिकता मिली होगी। आधार कौन सा है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सीमा हैदर का मैंने एग्जाम्पल दिया, सीमा हैदर में नागरिकता मिलेगी किस आधार पर मिलेगी, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, उनके सारे कानूनी मैटर सुधर जाएंगे, तो उसके बाद उनको किस आधार पर नागरिकता मिलेगी, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता। और अगर करें टेनिस प्लेयर थी सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा के बाद अपने साथ तलाक हो गया है, इसके साथ शोएब अख्तर, तलाक हो गया, शोएब अख्तर के साथ शादी हुआ था पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्या रहा है, किसी व्यक्ति कहा गया है, महिला कुछ नहीं कहा गया। अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान अगर ना जाना चाहती तो शोएब अख्तर भारत आकर भारत के नागरिक बन सकते थे, बस उनको भारत आना पड़ता, 7 साल तक रहना पड़ता, उसके बाद भारत की नागरिकता मिल जाती, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता कब मिलती है, जब किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, तो उस विदेशी व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, कितने वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद, क्लियर। आईएएस ऑफिसर के लेट्स से आईएएस ऑफिसर कहीं बाहर आईडी लग गया, तो उसकी वाइफ को सर कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर और उसका विवाह वाले देश में हुआ है, ठीक है, हाँ, तो उसको नागरिकता मिलेगी चाहिए। तो देखो जब तक वो महिला उस देश में रहेगी तब तक वही की नागरिक है। वो आईएएस ऑफिसर बन लिया आगे भारत, अभी भारत आ गया तो वो महिला यहाँ पर 7 साल रहेगी, हाँ यहाँ 7 साल रहेगी, उसके बाद भारत की नागरिकता मिलेगी, तब तक वो महिला वही की नागरिक है, वो महिला वहाँ की नागरिक रहेगी और हमारा आईएएस ऑफिसर हमारे, ये नहीं है। अगला कौन सा हमारा देशीय करने के द्वारा नागरिकता, नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता कैसे होती है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लिया हमने एक व्यक्ति है, वो कौन सा एक गाना गाया था, पाकिस्तान के सिंगर है,
आपको बताइए ऐसा कौन सा लगा तो ये सेट का पाकिस्तान के सिंगर है ध्यान दिया है तर गाना ऐसे करके गाने रखने मुझे हमें एक ध्यान दिया है मान लीजिए वो है पाकिस्तान के सिंगर है पाकिस्तान के सिंगर तो सिंगर है मतलब क्या किया इन्होंने कल्चर में अच्छा खासा काम किया ठीक है कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत अच्छा काम किया तो बताओ अगर इन सिंगर को अभी किसके काम करते हैं पाकिस्तान के लिए काम करते हैं अगर इनको भारत की नागरिकता दे दी जाए तो ये काम किसके लिए करेंगे भारत के लिए करेंगे तो इनकी सारी कल्चरल एक्टिविटी सारी कमाई कहाँ रहेगी भारत में रहेगी हमारा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर ये बहुत बढ़िया जो उनको ये अवार्ड वगैरह मिल जाए तो नाम किसका होगा भारत का कि भारत के सिंगर इनको ये वाला अवार्ड मिलता है तो ऐसे में इनको हमारी भारत के नागरिक बनना चाहे तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए नागरिकता मिल जानी चाहिए लेकिन इस आधार पर तो मिलेगी नहीं इस आधार पर तो मिलेगी नहीं इस आधार पर भी नहीं मिलेगी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी नहीं मिलेगी क्योंकि विवाह कर नहीं रहे हैं खाली सिंगर के तौर पर ऐसे भी नागरिकता किस आधार पर मिलेगी देशी कर जैसे मान लिया विदेश का कोई व्यक्ति जिसने कल्चर में कोई अच्छा काम किया हो उसको बिना नागरिकता कैसे दे देंगे देशीय कर के आवश्यक दूसरा मान लिया दूसरा हो गया मान लिया कि कोई व्यक्ति है वो शरणार्थी के रूप में भारत आया हुआ है शरणार्थी के रूप में भारत आया हुआ है तो उसको नागरिकता कैसे करके मिलेगी देशीयकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी कैसे करके मिलती है ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अप्लाई तो करना पड़ेगा इस अप्लाई करने से ठीक पहले के 12 महीने जिस दिन अप्लाई किया है उसके ठीक पहले के 12 महीने वो भारत में रहा हो पहली शर्त दूसरी शर्त इन 12 महीनों से ठीक पहले के 14 वर्ष में से 11 वर्ष भारत में रहा ज्यादा टेक्निकल हो गया आई बात नहीं आई ठीक है देखो एक डेट के तौर पे समझ लो कैसे करके उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली जैसे मान लिया देशीयकरण के आधार पर ले ले देशीयकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी जैसे अक्षय कुमार का ही एग्जाम्पल अक्षय कुमार को नागरिकता किसी मिली है इसी आधार से देशीयकरण के आधार कल्चरल एक्टिविटी है कहाँ पे नागरिकता दे कनाडा के थे अब हमारे यहाँ पर आज कितनी तारीख हो गई 21 हो गई आज तारीख हमारी 21 और 7/2025 मान लिया आज अक्षय कुमार का मैंने आज अक्षय कुमार ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया ठीक है तो आज जो अप्लाई किया है इससे ठीक 12 महीने पहले यानी कि एक साथ हमारा महीने हो जाएगा 22/7/2024 से 21/7/2025 तक ये लड़की भारत में रहे 12 महीने अब वो करेंगे अप्लाई ठीक है नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे लेकिन इस 22/7/2024 से ठीक 14 वर्ष पहले कितने आ जाएंगे 23/7/2010 ठीक है यानी कि अक्षय कुमार अगर 23/7/2010 को भारत आ गए थे इसके 14 वर्ष निकालो 22/7/2024 तक 14 साल हो गए इन 14 सालों में वो कम से कम 11 वर्ष भारत में बाकी 3 साल बच्चा कनाडा में रहे हो इन 14 सालों में अगर वो 11 वर्ष भारत में रहे हो तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और शर्त ये होती है कि जिस दिन नागरिकता के लिए अप्लाई किया हो उसके 12 महीने पहले से ये तो लगातार भारत में रहे गए हो और ये 14 साल में से 11 साल यानी कि कुल मिलाकर कितने 12 साल तक वो व्यक्ति अगर भारत में रहा है तो उसको कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी भारत की नागरिकता मिल जाएगी इन आधार पर देशीयकरण किया गया अब ये संशोधन किया गया था उस संशोधन में यहाँ पर ये 11 वर्ष है यहाँ पर छूट दी गई है 3 देशों वो 3 देश कौन कौन से पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश 3 देशों को छूट दी गई है इन 3 देशों के अल्पसंख्यक नागरिक और ये तीनों देश कैसे इस्लामिक कंट्री है तो इन तीनों देशों के गैर इस्लामिक आबादी को हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी अगर इन धर्मों से लोग इन 3 देशों से अगर भारत आते हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और इस 11 वर्ष के समय को घटाकर किया गया है 5 वर्ष 1 वर्ष ये हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 6 वर्ष
1 वर्ष वाला है। अब 11 में से तुम कितनी दे दी है 5 वर्ष, तो कुल मिलाकर उनको कितना रहना है 6 वर्ष यहाँ पर रहना है, उनको यहाँ पर मिल जाएगी भारत की नागरिकता। ये 3 देशों का अपराध है, कौन सा? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सीमा है इधर पाकिस्तान की है, लेकिन उनको भारत की नागरिकता किस आधार पर नहीं मिलेगी? तो वो कौन है? वो मुस्लिम है, ठीक है। तो वहाँ की बहुसंख्यक आबादी है, अगर अल्पसंख्यक होती तो इस आधार पर उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब उनको नागरिकता किस आधार पर मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिलेगी, लेकिन पूरे कानूनी सिस्टम उनके पहले समझ जाएंगे, उसके बाद इलीगली आई है, जब इलीगली आई है पहले उनका पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बात क्लियर है ना की बातें। तो जन्म के आधार पर, वर्ष के आधार पर। तीसरा कौन सा? रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे? किसी विदेशी व्यक्ति ने भारतीय व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, कितने समय तक रहना पड़ेगा? 7 वर्ष तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता की अप्लाई करेंगे। देशीयकरण के द्वारा कोई भी आधार हो, चाहे कोई कल्चरल एक्टिविटी में हो, शरणार्थी रूप में आया हो, ऐसे कुछ किया गया हो, तब उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अप्लाई करने से 12 महीने पहले भारत में रहा हो और 12 महीनों से पहले के 14 वर्ष में 11 भारत क्लियर, तब उसको क्या हो जाएगी? नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये हमारा आधार होता है भारत में नागरिकता की प्राप्ति का। पहला आधार कौन सा? जन्म, दूसरा कौन सा? वंश, तीसरा कौन सा? रजिस्ट्रेशन और चौथा कौन सा? क्लियर। अब ये क्या हुआ? भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण। इसके बारे में देखा धारा कौन सी है? 7। देखो जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था 1975 में इंदिरा गांधी के समय 35वां 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को हमने क्या किया? अपने भारत का 22वां राज्य बना लिया। हमने सिक्किम को अपने भारत का एक राज्य बना लिया। तो ये बताओ सिक्किम की खाली जमीन ले लेंगे और वहाँ के लोगों को हम लोग नेपाल पर भेज देंगे, या वहाँ के लोग भी हमारे हो जाएंगे? वहाँ के लोग हमारे हो गए। आज मान लिया पाकिस्तान कहे भैया 1999 में भूल हो गई थी और हमें फिर से भारत में मिला लो और 29वां प्रांत बना लो, तो पाकिस्तान के का क्षेत्र मिला दिया हमने, और पाकिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान भेज देंगे, या पाकिस्तान के लोग भी हमारे नागरिक हो जाएंगे? हमारे नागरिक हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण। अगर भारत का राज्य क्षेत्र में किसी दूसरे क्षेत्र को मिलाया जाता है तो उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक तो कुछ नहीं करना है, उनका सारा का सारा एड्रेस वही रहेगा। उनका आधार कार्ड को दुनिया में बाहर करता हूँ, आधार कार्ड पे एड्रेस कहाँ का रहेगा? लाहौर का ही रहेगा। लाहौर पीछे कितना हो गया? भारत का, बस वहाँ पे लिखा होगा लाहौर, पाकिस्तान, उसके आगे हो जाएगा भारत। जब पाकिस्तान क्या हो गया? भारत का प्रांत हो गया है और देश कौन सा हो जाएगा? भारत। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? भूमि क्षेत्र का क्लियर। ऐसे करके वर्तमान में भारत में नागरिकता लोग का तीसरा देखो रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तीसरा देखो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता। रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता। पहला पॉइंट, यदि किसी भारतीय व्यक्ति ने किसी विदेशी व्यक्ति के साथ, यदि किसी भारतीय व्यक्ति ने किसी विदेशी व्यक्ति के साथ विवाह किया है, विवाह किया है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो उसे रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो उसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी, किंतु उसे नागरिकता के लिए, किंतु उसे नागरिकता के लिए अप्लाई, आवेदन करने से पूर्व,
दूसरी नागरिकता के लिए आवेदन अप्लाई करने से पूर्व कम से कम 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, नेशनलाइजेशन, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, ऐसे लोग जिन्हें भारत सरकार, ऐसे लोग जिन्हें भारत सरकार देशीयकरण के आधार पर, ऐसे लोग जिन्हें भारत सरकार देशीयकरण के आधार पर नागरिकता देना चाहती है, नागरिकता देना चाहती है, उन्हें नागरिकता के लिए, उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार, उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार तभी है जब वे, उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार तभी है जब वे आवेदन करने से पूर्व, जब वे आवेदन करने से पूर्व 12 महीनों से, आवेदन करने से पूर्व 12 महीनों से भारत में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो और इन 12 महीनों से पूर्व, और इन 12 महीनों से पूर्व के, और 12 महीनों से पूर्व के 14 वर्षों में, 12 वर्षों से पूर्व के 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष, 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष आपको करवा देंगे। वो हो गया हमारा अपवाद 3 है, वाला से करवाइए, बाकी सब यही कम होता है, ठीक है। बाकी सब पे इसीलिए है केवल 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया, वो भी अलग है। कम से कम 11 भारत में रहना होगा, 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। अब यही भी लिखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार, 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए समय सीमा में छूट देकर
लेकर कितनी की 5 + 1 वर्ष, ऐसे 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष जितने दोनों मिलकर 5 + 1, ये तो समझे 5 + 1 मतलब ये 1 वर्ष के बाद वाला और 5 वर्ष से पहले वाला, ऐसे करके तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं 6 वर्ष हो जाते हैं। बाकी सबके लिए वैसा ही सिस्टम है। जैसे अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की अगर बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति को हिंदुस्तान में मिले, मुस्लिम धर्म के लोग, तो अगर वो अगर यहाँ पे आएंगे तो उनको पूरा समय पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर अल्पसंख्यक है तो 5 + 6 मतलब 6 वर्ष, 5 + 1 वर्ष इतनी समय में छूट दी गई। ये कहा गया हमारी नागरिकता अधिनियम। अच्छा एक चीज होती है जैसे यहाँ पे जितने चीजें लिखवाई है ये आपके जिस तरीके से आर्टिकल से धारा में लिखी हुई है, ठीक है, उसी लैंग्वेज उससे अलग हो सकती है। जैसे जिस तरीके से आपके एक्ट या अनुच्छेद में लिखा होता है उस लैंग्वेज अपनी कॉपी में नहीं आता, क्योंकि हम मतलब अपनी लैंग्वेज उसको लिखवा देते हैं, मतलब संविधान की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझना कठिन हो जाता है, तो उसको ऐसी जगह अपनी लैंग्वेज में लिखवा देते ताकि हमको समझ में आ जाए और लिख भी हो सके। देखो नागरिकता आपकी कंप्लीट, नागरिकता के बाद अगला टॉपिक कौन सा लगता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, अरे ये वाला हो गया ना, आइए एक बार कर लीजिए। धारा 7 के अनुसार, धारा 7 धारा 7 के अनुसार यदि भारत, धारा 7 के अनुसार यदि भारत किसी अन्य राज्य क्षेत्र का, किसी अन्य राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण, एक्विजिशन होता है, किसी अन्य राज्य का अधिग्रहण, किसी अन्य राज्य का या भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, अधिग्रहण करता है, तो उस क्षेत्र के नागरिक, तो उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक, उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको हुई नागरिकता से संबंधित कागज। अगला आपका होता है संविधान का भाग 3, सबसे इम्पोर्टेंट आपका भाग आता है भाग 3, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मान लीजिए संविधान से क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन बनना ही बनना है किसी तरीके से, ठीक है। तो भाग 3 में हमारे क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, चाहे मौलिक अधिकार कह लो, चाहे मूल अधिकार कह लो, चाहे फंडामेंटल राइट्स कह लो, कुछ भी कह लो, चीजें कौन से भाग में है, 3 में। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ आपको बेसिक ध्यान रखने हैं। पहला बात ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है, संविधान का भाग कौन सा हो जाएगा, 3, संविधान का भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में उन अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद अगर पूछे जाए, आर्टिकल अगर पूछे जाए तो आर्टिकल 12 से 35 तक इसका हमारा भाग दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं फंडामेंटल राइट्स दिए गए। हालांकि सब में हमारे राइट्स है नहीं, उसमें कुछ अलग चीजें भी हैं, लेकिन पूरा भाग हमारा 12 से 35 तक इसको क्या कहते हैं लोग, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, भाग 3 में। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखिए कि जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये लिए कहाँ से गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमने जितना संविधान का बेसिक्स तैयार किया है कहीं ना कहीं से लिए ज्यादातर पॉइंट, तो हमने मुख्य अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। और अगर बात करें इस फंडामेंटल राइट्स को हमने शामिल किया था संविधान में, तो हमारा मूल संविधान था। मूल संविधान का मतलब है जब हमारा संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, मूल संविधान में ऐसे फंडामेंटल राइट्स कितने थे, 7 थे। हमारा अधिकार जो कितने थे, 7 अधिकार थे। देखिएगा प्रेजेंटली हम लोग देखें कि इस समय हमारे अधिकार कितनी है, 6 अधिकार है, 6 अधिकार हमारे हैं। जो 6 अधिकार है, 7वां अधिकार तो मतलब एक अधिकार नहीं है। तो जो एक अधिकार नहीं है वो कौन सा है, वो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारा अधिकार वर्तमान में नहीं है, मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं है, ठीक है। पहले
संविधान संशोधन अधिनियम, एक तो ध्यान रखना है 1978। संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटा दिया। पहला पॉइंट देना है। दूसरा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जब ये मूल अधिकार नहीं है तो कैसा अधिकार है? तो अगली बार कैसा लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो कैसा अधिकार बनाया गया है? कानूनी अधिकार बनाया गया है। अधिकार कई तरीके के आप होते हैं, हर अधिकार में अंतर करेंगे। तो ये हमारा अधिकार वर्तमान में कैसा है? कानूनी अधिकार है। आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि जब ये हमारा पहले 31 और 19 एक एक्ट में बने, तो एक्ट 19 एक एक्ट ये भी हटा दिए गए। 31 में इसके प्रावधान थे तो ये भी हटा दिए गए। तो अब इसको कहाँ लेके गए हैं? आर्टिकल 301 यहाँ पर इसको लेके गए। कैसा अधिकार बनाया गया है? कानूनी अधिकार बनाया गया है। क्वेश्चन है कौन से भाग में है? पहले कौन से भाग में था? 3 में था। प्रोजेक्ट में कौन से भाग में है? भाग 12 में। भाग 12 में वर्तमान में हमारा एक अधिकार शामिल किया गया। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। आपको बेसिक्स यहाँ पे जाना है। पहला पॉइंट, मूल अधिकार कौन से भाग में है? 3 में है। आर्टिकल पूछे 12 से 35 तक है। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। कहाँ है? 301 भाग 12 में है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कौन से संविधान बिना देखे वोट में, बिना देखे वोट में नजर ना जाए, इसे कहीं बता दो। बिना देखे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? 3 में है। सही करके सबको यही याद हो जाए कि घर में जाके एक बार देख लेगा, याद हो जाएगा। संविधान के कौन से भाग में है? बिना देखे होगा। कौन से भाग में है? 3। अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। कितने थे? 7। कितने हैं? 6। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। वर्तमान में कहाँ है? आर्टिकल 301 भाग 12। कौन से संविधान संशोधन को हटाया गया? कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। कितने पॉइंट आपको बेसिक ध्यान रखने मौलिक अधिकार होता है। ऐसी करके उदाहरण पर देखते हैं मौलिक अधिकार। एक तो ध्यान रखो मौलिक अधिकार का नेचर अगर पूछा जाए, नेचर उनकी अगर पूछी जाए तो कैसे है? ये हमारे पॉजिटिव भी है। मौलिक अधिकार कुछ अधिकार कैसे है? पॉजिटिव। वरना सामान्यतः मौलिक अधिकार कैसे है? नेगेटिव है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ज्यादातर कैसे? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव का पैसा बन नहीं सब नेगेटिव और नेगेटिव विचारधारा का व्यक्ति है। पैसे का नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है जब किसी को या कोई कार्य करने से रोके, उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव। जब किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो राज्य को मूल अधिकार कुछ ना कुछ कार्य करने से रोकते हैं। जैसे अभी लोगों के पास आएगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का। क्या क्या होता है इसको देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। समझे? कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है। तो रोक रहा है राज्य को। मौलिक अधिकार क्या कर रहे हैं? राज्य को कुछ काम करने से रोक रहे हैं। तो रोक रहे हैं तो कैसा हो गया? राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसके प्राण और न्यायिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं समझा गया? तो कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। ठीक है? तो ऐसे आगे देखें कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति का प्रयास करेगा। करने को प्रमोट कर रहे। कैसा अधिकार हो गया? पॉजिटिव हो गया। अधिकार पढ़ोगे अपने आप बता दोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर रोक रहा है तो कैसा अधिकार हो जाएगा? नेगेटिव। प्रमोट कर रहा है तो कैसा हो जाएगा? क्लियर? रोक करो इसी को तो अधिकार देंगे। उदाहरण होते हैं एक आर्टिकल इसका पूर्ण करेंगे क्या क्या है?
लोकतंत्र में जितने जरूरी लोकतंत्र में जितने जरूरी मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र में जितने जरूरी मौलिक अधिकार है उतने ही जरूरी मौलिक कर्तव्य है, उतने ही जरूरी मौलिक कर्तव्य है। कथन को स्पष्ट करते हुए एक्सप्लेनेशन, कथन को स्पष्ट करते हुए मौलिक अधिकारों, कथन को स्पष्ट करते हुए मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो इसका हमें ड्राफ्ट बना ले रहे हैं, ड्राफ्ट के हिसाब से देखिए सर, ये ड्राफ्ट को बना रहे हैं और उस ड्राफ्ट को अगर आपको पॉइंट बता रहा है तो किस तरीके से लिखना है, लिख के लाना है। ठीक है, जो क्या है क्वेश्चन में बोला कि लोकतंत्र के लिए जितने जरूरी मौलिक अधिकार है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, पहले तो अपनी प्रस्तावना क्या लिखा जाता है, इसका पहला क्या पॉइंट आपको की पॉइंट मिला कि मौलिक अधिकारों का महत्व, पहला कौन सा है, मौलिक अधिकारों का महत्व। क्या बताना है कि लोकतंत्र में जितने जरूरी मौलिक अधिकार है उतने ही जरूरी क्या है, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का महत्व दोनों बताने, यानी कि दो लाइन में आप कितने वर्ड में लिख रहे हैं, 200 वर्ड में लिखना है। पहले थोड़ी सी प्रस्तावना बताते हुए आपको क्या करना है, मौलिक अधिकारों का महत्व लिखना है। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है कि लोकतंत्र में अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र रहेगा, तो लोकतंत्र है क्या, अगर हमको मौलिक अधिकार ना हो तो क्या हो जाएगी, तानाशाही स्थापित हो जाएगी, राज्य की नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार होने चाहिए कि अगर राज्य का विरोध करने का हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है, ऐसे में क्या हो जाएगा, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वो महत्व बता देना होगी, अगर आपके पास कोई अपने पॉइंट में मौलिक अधिकारों को महत्व देने को है तो बताना। ये हमने आपको बता दिया कि देखिए अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो राज्य क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, अगर हम लोगों के पास मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात, राज्य अपनी नीतियों को जबरदस्ती लागू करेगा। तीसरी बात, अगर राज्य के पास किसी भी शक्ति को लागू करने का अधिकार है और हमारे पास उस शक्ति का विरोध करने का अधिकार नहीं है, ऐसे में राज्य चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। दूसरा आपको क्या बताना है, यहीं पे मौलिक अधिकारों का मतलब मौलिक कर्तव्यों का महत्व बताना है, मतलब जितने मौलिक अधिकार जरूरी है उतने ही जरूरी क्या है, मौलिक कर्तव्य। अब मान लिया हमारे पास मौलिक अधिकार, उसमें एग्जाम्पल दिया था, हमारे पास मौलिक अधिकार है लेकिन हमारे पास मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऐसे व्यवस्था चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। हमारे पास मौलिक अधिकार है बोलने का, आप लोगों के पास अधिकार है कौन सा, बोलने का, लेकिन इस समय आप लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, अभी कर्तव्य निभा रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे अधिकार की, आप लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से सम्मान कर रहे हैं, क्या इनको अधिकार है, इनको सुन रहे हैं, क्यों, वो लोग आपको क्या कर रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। तो अगर मौलिक कर्तव्य ना हो तो सभी लोग क्या करेंगे, अधिकारों के लिए लड़ने लगेंगे, केवल अधिकार होंगे और कर्तव्यों को पूरा करने की कोई बात नहीं होगी। ऐसे सिस्टम चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। तो जितने जरूरी अधिकार है उतने जरूरी क्या है, कर्तव्य। अब आपको बताना क्या क्या है, अधिकारों और ये तो आपका आधा पार्ट हो गया, आधा पार्ट हो गया, स्पष्ट हो गया। इसके बाद आपको बताना है इसका अंतर, अंतर क्या क्या है। एक अंतर तो आपको ये बता देना है कि मौलिक अधिकार कैसे है, ये एक तरीके से कह सकते हैं बोलते इन्फोर्सेबल, मतलब अगर हम लोगों के मौलिक अधिकार हमको नहीं मिल रहे तो हम लोग लागू कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। मतलब पहला मुद्दा यही है कि ये वाद योग्य है, वाद योग्य मतलब हम इनके लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं, सरकार से जबरदस्ती ले सकते हैं, न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य है ये वाद योग्य नहीं। ठीक है, ये तो अंतर ही हो गया। दूसरी बात, ये जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार सामान्यतः हम लोग
तो छोटा सा ही सिस्टम का छोटा सा कर्मचारी अधिकारी मिल जाए और वो आपको आप कानून जानते हैं लेकिन वो आपको किसी तरीके से भड़काए और फिर आपको ये वाला कानून ऐसा वो वाला कानून सब क्या हो जाते साथ में हो सकता है सही कह रहा हूँ क्यों क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं है। तो अगर आपको अपने अधिकार तब मिलेंगे जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक सामान्य तभी रह पाएंगे। हालांकि मिलते कैसे है ये जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेगा नागरिक हो गया तो नागरिक को उसके अधिकार स्वतः मिलेंगे। लेकिन कर्तव्यों की अगर बात करें तो कर्तव्यों के लिए इन चीजों की ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं। और एक मूल कर्तव्य सामान्यतः किस पर डिपेंड करते हैं हम लोग कई बार ऐसा होता है हम लोग अपने मूल कर्तव्यों को लागू नहीं करते मान रहे हो ठीक ना मान रहे हो तब भी ठीक है। लेकिन मूल अधिकारों के संबंध में चीज होती है कि मूल अधिकार हम लोग त्याग नहीं सकते। मूल अधिकार हम लोग चाह कर भी नहीं त्याग सकते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिया हम लोगों को जीने का अधिकार है ठीक है। आर्टिकल 21 आर्टिकल क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ जीवन जीने का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो अगर हम कहें कि हमें जीने का अधिकार है तो हमें मरने का भी अधिकार होना चाहिए। हमारा मन हमारी जिंदगी चाहे जिए चाहे मरे ठीक है। तो ऐसे अगर सुसाइड का मन आ गया ठीक है तो अगर गए तब तो ठीक अगर बच गए तो फिर उसके लिए सजा है तो जेल जाएंगे। क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है मरने का अधिकार जितने भी अधिकार है इन अधिकारों को हम लोग त्याग नहीं सकते। इसके ये व्यवस्था इसलिए की गई है मूल अधिकार ना त्यागने की क्योंकि जैसे मान लिया अगर हम लोगों को मूल अधिकार त्यागने का अधिकार हो तो जितने भी हमारे समाज के बुजुर्ग लोग हैं ठीक है बड़े बड़े लोग हैं सबसे पहले उन्हें निपटाएंगे लोग ठीक है। जो लोग नहीं लेके चलना चाहते सबसे पहले उन्हें निपटाएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई चला जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा नहीं वो दादाजी थे उन्होंने खुद ही कर दिया कि हम अपने जीवन जीने के अधिकार का त्याग कर सकेंगे। उन्होंने थोड़ी त्याग किया जबरदस्ती क्या करवा दिया ऐसा अधिकार मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोगों को जीवन के किसी अधिकार को छोड़ने का अधिकार नहीं। तो ये आपको अंतर लिख लिया इसे करके कि कौन कौन से अंतर यहाँ पर क्या है और यहाँ पे क्या है ये लिख दो इसको स्पष्ट करो और ये प्रस्तावना लिखो इसको कंक्लूड करके लिख दो ठीक है। इसको आपको सबसे 200 शब्दों में लिखना लिख के लाएंगे तब इसको लिखिएगा ना हिस्ट्री लिखते हैं अपन लिखते हिस्ट्री क्वेश्चन हिस्ट्री को क्वेश्चन लिखते नहीं लिखते हिस्ट्री को क्वेश्चन ले जाओ उसके साथ में ले जाओ इधर एक क्वेश्चन अपने टॉपिक में ले जाओ उधर जाओ हिस्ट्री क्वेश्चन ले जाओ एक दो क्वेश्चन नहीं लेके होंगे चार नहीं दो क्वेश्चन जब जान लियो तो क्वेश्चन भी लेंगे तो देखोगे आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहेगी। और एक चीज समझो एक दिन में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं आएगी धीरे धीरे आएगी। लेकिन समझो कि हम ऐसी भी लिखना शुरू कर दे या ना लिखे जब पेपर आएगा तब लिखेंगे तो एक दिन